हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है, जिस वीडियो में हम लोग बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो तो आप ही के लिए है, क्योंकि आज हम सितंबर 2016 में सीटेट के एग्जाम में जो पेपर 2 में प्रश्न पूछे गए हैं उसके 16 प्रश्नों को देखेंगे। और आज मैं आपको बता दूं कि कुछ थ्योरी की भी चर्चा की जाएगी, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे देखना मत भूलिएगा। और साथ में मैं कहूंगा कि आज हम कोहलबर्ग के कुछ आलोचना के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो जिन्होंने कोहलबर्ग का मेरा वीडियो देखा है तो उन्हें ये वीडियो तो विशेष रूप से देखनी चाहिए, क्योंकि उसमें से कुछ चेंजिंग करके हमने आलोचना केवल इसमें डाला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और हो सके तो जिन लोगों को आपने शेयर किया है कोहलबर्ग वीडियो, उनको भी ये वीडियो जरूर पहुंचा दीजिएगा और उनसे कह दीजिएगा कि कोहलबर्ग का आलोचना की इसमें चर्चा की गई है, उस क्वेश्चन को जरूर आप एक बार देख लीजिएगा। इसके साथ ही बहुबुद्धि के सिद्धांत के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं, उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ऑप्शन 1 संभव नहीं है और विद्यार्थी को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए। ऑप्शन 2 संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं है। ऑप्शन 3 संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। ऑप्शन 4 संभव नहीं है क्योंकि अधिगम का असहाय अर्थ लगाना नहीं है। देखिए ऑप्शन देखिए कैसे काटा जाता है। ऑप्शन में देखिए एक है संभव नहीं है, एक है संभव है। तो सबसे पहले आपको जानकारी ये होना चाहिए कि संभव नहीं है होगा कि संभव है होगा, क्योंकि एक काटेंगे तो दो ऑटोमेटिक कट जाएगा, बच जाएंगे दो। अब देखिए दो विद्यार्थी हैं, एक अवतरण यानी एक पैसेज को पढ़ते हैं, तो ऐसा तो जाहिर सी बात है ही कि दोनों भिन्न अर्थ लगा सकते हैं, अलग अलग अर्थ निकाल सकते हैं। तो ये तो जाहिर से आपके मन में बनेगा कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, अलग अलग सोच होती है, तो उन्होंने पढ़ा कि अपने अनुसार सोच के उसका अर्थ लगाया। तो ये दो चीज तो डिफरेंसेस आपको दिखेंगे ही, क्योंकि आप जानते हैं, पहले से मैंने समझा रखा आपको कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती, मैं कुछ और सोचता हूं, आप कुछ और सोचते हो, आपके सीखने का लय कुछ और होता, मेरे सीखने का लय कुछ और होता। हो सकता है मैं बहुत तेजी से गेन करता हूं, हो सकता है आप बहुत स्लो गेन करते होगे। तो ये चीज डिफरेंसेस हर समय रहता है। तो यहां पे देखा जाए तो संभव नहीं है ऑप्शन कटेगा। तो संभव नहीं है ऑप्शन कटेगा, तो मेरा कितने ऑप्शन कट गए? 2 ऑप्शन मेरे कट गए, बचे 2 ऑप्शन। संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं है। तो देखिए यहां पे प्रश्न आता है शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं है, लेकिन यहां पे देख रहे हैं कुछ भी ऐसा है कि शिक्षक के बारे में चर्चा की गई। जब चर्चा नहीं की गई तो हम कैसे गेस लगा लेंगे कि शिक्षक ने इस अवतरण को समझाया नहीं है? तो ऑप्शन ये भी गलत हुआ। संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विविध विधियों से प्रभावित करते हैं। विविध कारण यानी बहुत सारे कारण, भिन्न यानी विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। जो विभिन्न विधियां उसको प्रभावित करते हैं, किस तरह से बताया गया है, क्या है, तो वो विधियां प्रभावित करते हैं। तो ये ऑप्शन आपके नजर में क्या करेक्ट लग रहा है? निश्चित ही आप कहेंगे करेक्ट है, तो इसको हम करते हैं टिक, तो ये हो जाएगा आंसर मेरा सही। अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश 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 और डैश 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 है। तो यहां पे देखा जाए तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कोई भी पाठ्यचर्या, कोई भी रूपरेखा, चाहे 2005 के अनुसार है, चाहे किसी के अनुसार है, तो आपको सोचना और समझना यह है कि वो चीज पॉजिटिव होता है, बच्चों के संदर्भ में होगा। तो यहाँ पे 2 दिए हैं ऑप्शन निष्क्रिय। तो ऐसा लगता है कि कुछ निष्क्रिय स्वभाव में निष्क्रियता आएगी, चाहे अरुचिकर आएगा, चाहे रटवाने की चर्चा की जाएगी, ऐसा एनसीएफ में लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता है कि 2 ऑप्शन में फिर से काटता हूं, ये 2 ऑप्शन मेरे कट गए, दोनों ऑप्शन कट गए। अब बचे सक्रिय और सामाजिक, सक्रिय और सरल। तो यहां पे देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में, अधिगम जो है यानी जो सीखना है वो अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक है या सक्रिय और सरल है। तो यहां पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि सक्रिय सरल होगा या सक्रिय सामाजिक होगा। तो इसका करेक्ट आंसर अगर देखा जाए तो ये होगा ऑप्शन 1, ये सक्रिय और सामाजिक होता है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक होता है, क्योंकि अधिगम अकेला नहीं होता है, सामाजिक होता है। सामाजिकरण के बारे में आगे चर्चा है, उसमें हम आगे इसको लेके चलेंगे। लेकिन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3,
विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। प्रश्न को पहले समझिए। विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने, स्वतंत्र रूप से यानी उसको खुला छोड़ के ऐसा बनाना कि खुद से वो सोच सके, एकदम स्वतंत्र रूप से, कोई बाधा नहीं, कोई बंधन नहीं, स्वतंत्र रूप से सोच सके, ऐसा कुछ करना, चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी, ये यानी एक प्रभाव डालने वाला शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु, यानी सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है उसे देखेंगे। विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना। यहां पे देखिए एक चीज तो बोला कि पुरस्कार देना को, वैसे भी मैंने पहले से मना कर रखा है, पुरस्कार देने वाला गलत होता है, लेकिन इसके साथ एक और पॉइंट लगा देना, कहीं कहीं पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन उसका भी हम बताएंगे, कभी क्वेश्चन आएगा तो कि कब किस अवस्था में दिया जाता है, और दिया जाता है तो उसका फायदा हमें क्या होता है ये भी हम बताएंगे। लेकिन यहां पे है प्रत्येक सफलता, देख रहे हैं ये, यानी छोटा से छोटा सफलता पे उसे आप कुछ दे रहे हैं तो उसे क्या हो जाएगा, हमेशा धनात्मक रेनफोर्समेंट दे रहे हैं उसे, तो वो हमेशा धनात्मक देते रहिएगा ना, तो वो कुछ भी करेगा तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि उसको आदत लग जाएगी। तो सबसे बड़ा नेगेटिव तो यही है आपका। इसके बाद आगे चलते हैं, विद्यार्थी को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें। ये थोड़ी देर रुकते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। इसके बाद तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 3, छोटी छोटी इकाइयों या खंडों में जानकारी प्रदान करना, यानी छोटा छोटा इकाई में उसे खंड में जानकारी को प्रदान करना। तो ये आपको थोड़ा सा अटपटा सा नहीं लग रहा कि छोटा छोटा इकाई में उसे जानकारी प्राप्त करेंगे तो कि क्या वो स्वतंत्र रूप से चिंतन कर सकता है, और या वो प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बन सकता है छोटा छोटा इकाई में देंगे तो। और चौथा ऑप्शन देखिए, एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनर्स्मरण करने में सरल हो, यानी दोबारा स्मरण करने में, दोबारा याद करने में वो सरल हो। इसके लिए एक संगठित, यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड मैनर में उसको जानकारी डिस्प्ले कराना, देना। तो ये भी लग रहा है कि वो स्वतंत्र रूप से सोच सकता है। जब तक उसके अंदर में ये चीज नहीं हो, मतलब इक्वायर नहीं हो कि हमें इस तरीके से करना है, तब तक नहीं होगी। जब तक उसके अंदर इच्छाएं नहीं जागेगी, जब तक वो सोच नहीं सकता है, तब तक नहीं कर सकता है। कि ये ऑप्शन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। विद्यार्थी को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें। क्या करें? अनुवीक्षण करें, यानी मॉनिटर करें, मतलब कैसे वो सीख रहा है उसे मॉनिटर करें। जब आपको हिंदी समझ में नहीं आए तो ठीक उसका इंग्लिश देखिएगा, टीच स्टूडेंट्स हाउ टू मॉनिटर देयर ओन लर्निंग। यानी विद्यार्थी को यह चीज टीच करना, यह चीज बताना कि हाउ टू मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, यानी आप जो सीखते हो उसे कैसे मॉनिटर करेंगे, कैसे उसे देखेंगे, कैसे उसे अनुवीक्षण करेंगे। तो ये चीज जरूरी है, बहुत जरूरी है। बच्चा अगर ये चीज सीख जाता है तो वो स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक का ये महत्वपूर्ण योगदान हो जाएगा। तो 3 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले, ठीक से सुनिएगा, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगना चाहिए जिनमें हो, क्या हो? पहला, बहुविकल्पी प्रश्नों वाले स्तरीयकृत कार्यपत्रक। दूसरा, प्रत्यास्मरण, रटना और समझना। तीसरा, ड्रिल और अभ्यास। चौथा, पूछना, तर्क करना, निर्णय लेना। अगर आपको कहूं तो यहां पे आप डायरेक्ट इसको अंडरलाइन कीजिएगा। क्या कह रहा है? समस्या सावधान कौशल प्राप्त कर ले, ऐसा कुछ करना है कि समस्या सावधान कौशल वो प्राप्त कर ले। तो पहला है कि बहुविकल्पीय प्रश्नों वाले स्तरीयकृत कार्यपत्रक, यानी बहुविकल्प वाला ऑप्शन वाला आप दे दीजिएगा तो क्या समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लेगा। दूसरा है प्रत्यास्मरण, रटना, रटना वाला देख के तो आप काट ही दीजिएगा, तो ये ऑप्शन मैं हटा ही देता हूं। तीसरा है ड्रिल और अभ्यास। ड्रिल मीन्स क्या होता है? व्यायाम, खेलकूद जो होता है वो, और अभ्यास प्रैक्टिस जो होता है वो चीज। चौथा हो गया पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। पूछना, तर्क करना, निर्णय लेना। और आपका बच रहा है क्या?
बहुविकल्पीय, ये भी तो काट दीजिएगा, प्रैक्टिस वगैरह को। यहां पे आपको क्या लग रहा है, थोड़ा सा सोचिएगा, समस्या समाधान कब आएगा। अगर आप किसी से पूछते हैं, फिर तर्क करते हैं, फिर निर्णय लेते हैं, तो समस्या समाधान कौशल आ गया। कुछ नहीं करना है, केवल देखना और टिक कर देना है। समस्या समाधान, समस्या का समाधान आप कैसे करते हैं, मान लीजिए आपको प्रॉब्लम है तो उसके लिए हेल्प लेते हैं, हेल्प लेके क्या करते हैं कि नहीं, तर्क भी करते हैं कि नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा तो मेरे साथ फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर लास्ट में क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं, यानी आपने अपनी समस्या का हल कर लिया। तो ये होता है समस्या समाधान कौशल। तो इसके लिए पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना आता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना। यानी कक्षा में कुछ ऐसी अवधारणाएं पहुंचती है बच्चों की जो भोली होती है। इसको देखते हैं, ऑप्शन क्या है इसमें। ऑप्शन 1, शिक्षक के हौसले को पस्त कर देता है क्योंकि इससे उसका कार्यभार बढ़ता है। देखिए पहला ऑप्शन देखिए कितना गलत है। यह बताइए मुझे कि कोई शिक्षक क्यों जाता है स्कूल में, या मैं साइकोलॉजी अभी बता रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, या ये सीटेट में ये प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं, इस तरह के प्रश्न, या क्यों हम पढ़ते हैं कोहलबर्ग को, पियाजे को, वाइगोट्स्की को, बालकों के विकास के स्तर कि 1 to 5 में 1 to 5 की जो अवस्थाएं होती है उसे जानना बहुत महत्वपूर्ण है। 6 to 8 में 6 to 8 के जो अवस्थाएं होती है उससे सीटेट में प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसा क्यों होता है, क्यों? क्योंकि हमको उनके बारे में जानना है, पहले से नॉलेज लेना है। तो आप तो उनके बारे में तो पहले से जानते ही हैं, तो हौसले कैसे पस्त कर देगा, बच्चा तो लेके आएगा, ये तो ऑलरेडी पहले से आप जानते हैं। तो मैं पहला ऑप्शन काट दूं, चलिए काट देता हूं मैं। दूसरा, शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता। ये तो ऑप्शन वही है, आपका उद्देश्य ही है पढ़ाना, बच्चों के बारे में जानना, आप गॉडफादर हो उसके। इसके बाद अगला है, शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। इसको छोड़ते हैं हम लोग। शिक्षक की योजना और शिक्षण में रुकावट बनता है, ये तो मैं काट देता हूं। देखिए बच्चा अपनी भोली अवधारणाओं को जानना, जब कक्षा में जाता है कि बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना बहुत जरूरी होता है कि वो कहां तक उसका नॉलेज है, क्या जानता है, किस तरीके से जानता है, किस तरीके से समझता है। बच्चे को समझना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं कि बच्चों में विभिन्नताएं होती हैं, ये बच्चा किसी और तरीके से सोचता है, हो सकता है वो बहुत तेजी से सीखता हो, दूसरा बच्चा हो सकता है स्लो सीखता हो। तो ये सब चीज जानेंगे तो अब क्या करेंगे, उसके बारे में सोच सकते हैं। प्रत्येक बच्चे को पढ़ाना है, प्रत्येक बच्चा पास होना चाहिए, ये जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे का आप गॉडफादर हो। इसीलिए गवर्नमेंट ने रूल भी रखा है कि 1 to 5 में इतने बच्चे, 6 to 8 में कितने बच्चे, इतने बच्चे को आपको पढ़ाना है। मे भी मैं जानता हूं आप लोग कमेंट कीजिएगा सर ऐसा नहीं होता है स्कूलों में, लेकिन ऐसा रूल है। क्यों रूल है, मैं आपसे पूछ रहा हूं अभी 1 to 5 के लिए कितने बच्चे को एक शिक्षक को पढ़ाना है, साथ में क्लास का कितना रूम होना चाहिए, रूम का क्या मतलब ये होता है ना, लंबाई और चौड़ाई होना चाहिए कक्षा का, ये चीज मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। और 6 to 8 का भी क्या रेशियो है, मतलब बच्चों का, एक टीचर पे कितने बच्चे, ये चीज मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि सभी लोग जाने, मैं पिंच भी कर दूंगा जो पहले कमेंट करेंगे। और यहां पे अगर देखा जाए तो अगर उनके बारे में जान लेते हैं तो आपको क्या होगा, उनको पढ़ाने में आसानी होगा। क्यों आसानी होगा, क्योंकि आप उन्हीं को पढ़ाने आए हैं, तो उनके बारे में सब कुछ जानना होगा, भोली अवधारणाओं को भी जानना होगा कि क्या कंसेप्ट लेके वो आ रहे हैं। तो ऑप्शन टिक करूं मैं। कभी भी निगेटिव बच्चों के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि बच्चों में विभिन्नताएं होती है और उन्हीं को पढ़ाने के लिए आप आए, कोचिंग वोचिंग में आपको नहीं भेजना है। ये चीज मैं टिक करता हूं, ये मेरा सही हो गया। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं, कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं। अगर इसमें देखा जाए तो मैं डायरेक्ट ABCD पे चला जाऊंगा और इसे टिक कर दूंगा, क्योंकि देखा जाए तो अधिगम यानी सीखने को लगभग सब कुछ प्रभावित करता ही, थोड़ा बहुत सब कुछ करता है। लेकिन यहां पे कभी कभी होता है नहीं शब्द लग जाता है, उसको देखिएगा, जैसे मैं दे देगा शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य पर बल नहीं देता, चाहे ऐसे कुछ करके दे देगा, नहीं शब्द लगा देगा, तो उसको आपको देखना होगा। तो यहां पे प्रभावित करते हैं कौन कौन, शिक्षार्थी का उत्प्रेरण। अब यहां पे उत्प्रेरण शब्द क्या है इसे भी समझना बहुत जरूरी है। उत्प्रेरण मीन्स होता है आपका मोटिवेशन,
मोटिवेशन। देखिए मोटिवेशन बहुत ही अच्छा चीज है। जैसे मैं अगर किसी चीज को पाना, आप तो डायरेक्ट कमेंट में लिखते हैं कि सर आप बहुत अच्छा मोटिवेट कर देते हो, बस मुझे तो कुछ बताना ही नहीं, वो तो आप ही बताते हो। तो ये शिक्षार्थी का उत्प्रेरण है। जैसे मैं उत्प्रेरित करता हूं, यार तुम पास नहीं हो सकते, निश्चित पास हो गए, चलो हम बताते हैं कैसे पास हो गए। तो ये क्या हुआ, मोटिवेट कर देना। तुम निराश हो चुके हो, मतलब आप निराश हो चुके हो और वहां से मैं लेके चलूं कि नहीं आप पास हो जाओगे, ये कोई है ही नहीं। तो आप बोलोगे सर वहां इतना परसेंट होता है, कौन सीटेट की तैयारी करेगा, इतने लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं, ये होता है वो होता है। मैं बोलता हूं कि आप पास हो जाओगे, आसानी से पास हो जाओगे, ये रूल फॉलो करो। सर मैंने 3-4 एग्जाम दिया लेकिन पास नहीं पाया, अब नहीं हो पाऊंगा सर, छोड़ दिया है मैंने तैयारी कर। मैं बोलता हूं कि आप पास हो जाओगे, केवल रूल तो फॉलो करो, एनसीईआरटी बुक तो पढ़ो। तो ये होता मोटिवेशन। तो वही है शिक्षार्थियों का उत्प्रेरण। तो ये प्रभावित करता है, प्रभाव डालता है, ये चीज आप पे भी प्रभाव डालता है। दूसरा है शिक्षार्थी की परिपक्वता। शिक्षार्थी की परिपक्वता, ये क्या होता है परिपक्वता? जैसे मैं किसी चीज को आप सीख रहे हो, देखिए 2 तरीके से होता है। एक तो होता है कि इतने एज के बाद आपका परिपक्व हो गए हो ये काम करने के लिए। एक होता है कि किसी चीज को आप सीख रहे हो, जैसे साइकिल चलाना सीख रहे हो, तो जब सीख जाते हो तो कोई कहता नहीं अरे ये तो परिपक्व हो गया है, साइकिल चलाना सीख गया है। तो वही चीज है परिपक्व, शिक्षार्थी का परिपक्वता। इसके बाद अगला है शिक्षण युक्तियां, यानी जो भी युक्ति है शिक्षण की वो सारी युक्तियां। के बाद अगला है शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य। शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य, शारीरिक तो समझते हैं बॉडी, आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए तभी तो आप पढ़ पाओगे। अब सर में दर्द है, पढ़ने के लिए मैं बोलूं पढ़ोगे? बुखार लगाओ पढ़ने के लिए बोलूं पढ़ोगे? नहीं पढ़ पाओगे ना। तो शारीरिक स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। लेकिन यहां पे एक शब्द है संवेगात्मक, ये है क्या? यानी इमोशनल इसे अंग्रेजी में आप देख सकते हैं इमोशनल दिया है। तो ये है क्या? देखिए इसके साथ ही मुझे कुछ नाम याद आ रहे हैं। जैसे में ज्ञानात्मक होता है, भावात्मक होता है और आपका क्रियात्मक होता है। ज्ञानात्मक किसे कहते हैं? जैसे में अगर बात की जाए ज्ञान की, बोध की और बोध की, मतलब किसी चीज को पहचान लेना, उसका ज्ञान हो जाना आपके मन में, बोध हो जाना कि ये चीज ऐसा होता है, और बोध। तो ये सारी चीज जब आएंगे तो ये समझिए क्या है, ज्ञानात्मक है। उसके बाद आते हैं भावनात्मक, यानी भावों को समझना, वही संवेग है, भावों को समझना, जैसे डर, घृणा, मतलब जो भी आपके मन में भाव आ रहा है वो। इसके बाद आता है क्रियात्मक, क्रियात्मक में क्रिया करना, यानी उसका प्रयोग करना, उपयोग करना। तो ये क्रियात्मक होता है। तो ये 3 शब्द आएंगे, कभी कभी इससे भी क्वेश्चन स्टार्टिंग में 2011-12 में पूछा जा रहा था, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये दोनों चीज स्वस्थ रहेंगे तो ठीक है, नहीं रहेंगे तो ये भी प्रभाव डालता है। तो ये चारों ऑप्शन सही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। सार्थक अधिगम है, मीनिंगफुल लर्निंग इज। तो इसमें ऑप्शन देखिए कौन कौन से हैं। उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युग्मन तथा साहचर्य, और दूसरा है आपका वयस्कों और अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण। तीसरा है दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण। अब इसे तो मैं काट देता हूं निष्क्रिय शब्द के कारण। निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। आपको देखने से क्या लग रहा है, कौन सा ऑप्शन हो सकता है? जल्दी चलिए, नहीं बता पाएंगे तो मैं बता देता हूं। पहला चीज आया है इसमें उद्दीपक। देखिए उद्दीपक होता क्या है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उद्दीपक से क्वेश्चन आते हैं। जैसे में उद्दीपक क्या होता है, एक तरह का समझिए रुकावट। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, तब तक एकाएक कुछ हो गया, डर गए, ये होता है उद्दीपक। मतलब वो आप जा रहे हैं, ये रुकावट डाला यानी उद्दीपक। तो ये प्यार या डर, भय, जो भी है ये सारा चीज उद्दीपक है। ये क्या है? उद्दीपक है। अब उद्दीपक और उत्तर यानी जो आपका रिस्पॉन्स है उनका युग्मन तथा साहचर्य। दूसरा है मतलब उद्दीपक और रिस्पॉन्स के बीच, यही दोनों के बीच और किसी के बीच नहीं। दूसरा है वयस्कों और अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण। उन्हीं लोगों का केवल अनुकरण करना। किसका? वयस्क जो हैं और जो अधिक सक्षम साथी है उन्हीं का अनुकरण करना, मतलब उन्हीं के पीछे पीछे चलना।
चौथा है पीछे पीछे चलना, मतलब सीखने के संदर्भ में पीछे पीछे चलना। सार्थक अधिगम पूछ रहा है प्रश्न आपका, यानी मीनिंगफुल लर्निंग, सीखना। इसके बाद चौथा है निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। ये आपको लग रहा है थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो आपके पर्सनल जो अपने अनुभव हैं उनके साथ ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण, यानी ज्ञान की संरचनाओं के साथ सक्रिय अगर आप निर्माण करते हैं, कुछ जानते हैं, सक्रिय रूप से देखते हैं, पहचानते हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा? मीनिंगफुल लर्निंग, यानी कुछ निर्माण करना, कुछ सक्रिय रूप से कार्य करना। तो ये आपका ऑप्शन 4 नंबर सही हो जाएगा। वैसे भी देखा जाए तो सक्रिय रूप से करना, निर्माण करना, ये सारे ऑप्शन आते हैं तो लगभग सही होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है? देखिएगा, इसको मैं अंडरलाइन करूंगा, नहीं है तो याद रखिएगा नहीं को अंडरलाइन करना है। तो इसमें देखिए कितने आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। पहला ऑप्शन सुनिए, विद्यार्थियों को उपदेशात्मक, उपदेश देने वाला जो आत्मक है वो विधि से सूचना प्रदान करना। तो ये क्या लगता है आपको सही लगेगा? पहले ही मैं काट दूंगा, यानी नहीं पूछ रहा है तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। दूसरा भी पढ़ लेते हैं, विद्यार्थियों के उन धारणाओं को जानना जिन्हें लेकर वे कक्षा में आते हैं। ये पहले आ गया जिसका आंसर आपने दिया है। तो ये चीज भी याद रखिएगा, कभी कभी आंसर आपके मिल जाएंगे ऑप्शन में भी, तो ये चीज याद रखिएगा, अगले क्वेश्चन के ऑप्शन में या क्वेश्चन में भी आपके आंसर मिल जाएंगे। इसके बाद अगला है विद्यार्थियों से उच्चतर स्तर के प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करना। आप कर सकते हैं। इसके बाद अगला है बच्चों को यह सिखाना कि वे अपनी अधिगम प्रयासों को कैसे देख और सुधार सकते हैं। ये भी अच्छा है, लेकिन इसमें एक है कि उपदेश देने वाला बात या रटवाने वाला बात, याद कराने वाला बात, दंड देने वाली बात, ये सारे ऑप्शन क्या होते हैं? गलत होते हैं। या डांटना भी क्या होता है? गलत होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ चले जाएंगे, तो ये नहीं पूछ रहा तो ये मेरा टिक हो जाएगा। इसके बाद अगला अब देखते हैं हम लोग, ये विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये भी पूछ रहा है गलत, यानी जो सही नहीं है उसको टिक कर लेना है। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि कौन इसमें गलत चूज करना है। तो क्या होगा ये देखते हैं हम लोग। ऑप्शन 1 है विकास परिपक्व और अधिगम पर आधारित होता है। विकास जो होता है परिपक्वन और अधिगम पर, यानी जो सीख रहे हैं उस पर आधारित होता है। तो ये तो जाहिर सी बात है, इसी पे विकास जो है आपका आधारित होता है। विकास के साथ वृद्धि की भी चर्चा की जाती है कि वृद्धि को हम लोग माप सकते हैं, लेकिन विकास को मापा नहीं जा सकता, क्योंकि ये बचपन की अवस्था में भी आप सीखते हैं और बुढ़ापे की अवस्था में भी आप सीखते हैं। कैसे? जब आप, जैसे मैं हूं अभी, तो स्टार्टिंग से मैं अभी तक यहां तक आया हूं, तो आपको लगता होगा कि मैं कुछ सीखता नहीं। हो सकता है मैं किसी कमेंट से सीखता हूं, हो सकता है किसी छोटे से बच्चे से मैं कुछ सीख लूं, हो सकता है बुढ़ापे में भी मैं किसी चीज को देख के कुछ भी करके मैं कुछ सीख लूं। तो विकास कभी नहीं रुकता है, हमेशा निरंतर चलते रहता है। लेकिन वृद्धि एक अवस्था पे जाके रुक जाती है। और विकास, देखिए यहां पहला लाइन ये हमेशा याद रखिए, विकास जो है परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होती है। यह क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता है कि विकास आधारित होती है किस पे होता है? परिपक्वन और आपका अधिगम पे। अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्योन क्रिया से होता है। ये भी याद रखिएगा, ये जो विकास जो होता है ये वातावरण और वंशानुगत, इन दोनों पे भी ये निर्भर रहता है और इन दोनों से इन्हें फायदा मिलता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वंशानुगत और वातावरण क्या है? वातावरण आपका एनवायरमेंट हो गया। वंशानुगत क्या होता है? जो आपके वंश से, यानी जो आपके पापा मम्मी से मिलता हुआ आ रहा है, चाहे पूर्वज से मिलता हुआ है, यानी वंश से जो ऊपर से चलता हुआ आ रहा है नीचे तक जाएगा। तो इन दोनों पे ये डिपेंड भी करता है विकास। वो सतत अन्योन क्रिया से होता है, यानी दोनों के क्रिया से होता है। इसके बाद अगला ऑप्शन, ये सारे इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन में भी कुछ ऑप्शन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि जो आपके लिए बहुत जरूरी होता है जानना भी, याद करना भी। इस पॉइंट को लिख लीजिएगा अगर नहीं याद है तो, क्योंकि ये प्रश्न 2-3 बार C10 में पूछा हुआ है। अगला है प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं बहुत होती है।
तो ये तो इसमें कुछ बोला ही नहीं है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता तो है, लेकिन फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं बहुत होती हैं। हाँ, सही बात है, बहुत सारी व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। कोई तेजी से सीखता है, कोई धीरे सीखता है। हो सकता है कि किसी का बुद्धि लब्धि बहुत ज़्यादा हो, किसी का कम हो, बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। इसके बाद अगले पे चलते हैं। इसके साथ ही एक बात मुझे याद आ रही है लैंगिक विभिन्नताएं की, तो ये चीज़ इससे मत जोड़िएगा कि जो लड़कियां होती है लड़कों से पढ़ने में कमजोर होती हैं, तो ये चीज इसके साथ मत जोड़िएगा, क्योंकि वो एक तरह से लैंगिक पूर्वाग्रह है। यानी पहले से हमें पता करके, यानी रूढ़िवादिता एक शुरू से चलती आ रही है जिसे हम माथे पे लेके ढो रहे हैं। तो ये चीज होता नहीं है वास्तविक रूप में, लेकिन ऐसा चलता हुआ आ रहा है। तो ये चीज एक तरह से रूढ़िवादिता है, पूर्वाग्रह है। तो इन सारे ऑप्शन को कहीं पे अटैच आप मत कीजिएगा, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं में इसको मत जोड़िएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। यहाँ पे मैं बता दूं, ये विकास के संदर्भ में ये गलत है। अगर ये वृद्धि के संदर्भ में होता तो सही हो जाता है। वृद्धि एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। तो यहाँ विकास और वृद्धि में अंतर हमेशा याद रखिएगा। विकास का मापन नहीं किया जा सकता है, लेकिन वृद्धि का मापन किया जा सकता है। ये ऑप्शन आपका क्या हुआ, गलत है, तो ये आप टिक कर देंगे। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश 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 तथा डैश डैश की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। देखा, आपको मैंने पहले ही बता रखा है और डायरेक्ट आप टिक कर सकते हैं। वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम। देखिए यहां पे पूछा हुआ सवाल है, ठीक आगे में वही सवाल है, केवल इसको आपको देखना है, इसको आपको टिक कर देना है। अन्योन क्रिया भी दिया है, अन्योन क्रिया यहां भी दिया है, कुछ नहीं करना है, केवल तो समझना है, समझ के टिक कर सकते हैं। ये थ्योरी से है, लेकिन आप देख के भी टिक कर सकते हैं। दो क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए आगे देखते हैं। विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। विद्यालय और समाजीकरण। विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन 2, समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती। इसको तो मैं पहले ही काट दूंगा, क्यों नहीं होती। विद्यालय में बच्चा जाकर सीखता है, बहुत सारी चीजें तो बताई जाती है, वही तो समाजीकरण के बारे में बताया जाता है, तो भूमिका तो है ही। समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है। अब देखिए ये तो और जल्दी मैं काटूंगा, एक बार कह रहे नहीं है, दोबारा कहेगा थोड़ी बहुत भूमिका है। चलिए हटाइए। विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है। अब देखिए दो ऑप्शन बच गए, एक महत्वपूर्ण कारक है, विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है समाजीकरण। देखिए समाजीकरण को समझने से पहले समाज समझ लीजिए, उसी से करण लगा लीजिएगा। समाज आखिर है क्या, क्या है समाज, समाज बनता कैसे, यही जान लेते हैं पहले। जैसे हम हैं, अकेले हैं, कोई समाज नहीं, इंडिविजुअल है, कोई समाज नहीं है। बट मैं एक परिवार में हूं, तो यहां से परिवार जब आ जाएगा तो समाजीकरण स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, यानी एक समाज स्टार्ट हो जाएगा। जब हम कुछ और लोगों को जोड़ते हैं एक बड़ा समाज होता है, फिर और लोगों को जोड़ते हैं एक बड़ा समाज होता है, फिर और लोगों को जोड़ते हैं एक बड़ा समाज होता है। तो हम देखते हैं कि ये बताते हैं ये मेरा घर है, ये फिर दिखाते हैं कि ये मेरा गाँव है, फिर ये मेरा शहर है, फिर ये मेरा जिला है, फिर क्या दिखाते हैं, जिला के बाद आप राज्य वगैरह, चाहे जो भी चीज दिखाना है वो दिखाते हुए आगे बढ़ाते हैं। तो स्टार्टिंग कहाँ से होता है, एक परिवार से होता है, एक घर से होता है। तो यहाँ पे देखा जाए कि विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक क्या होगा, एक घर होगा, एक परिवार होगा, उसके बाद ना विद्यालय वगैरह आएगा। तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन क्या हुआ, आपका कट गया, तो ये ऑप्शन आपका बच गया। तो ये क्या है, विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, लेकिन प्रथम ये कारक नहीं है, मुख्य कारक नहीं है, पहला मुख्य कारक। इसके बाद आते हैं जीन पियाजे से संबंधित है। देखिए जीन पियाजे से एक दो प्रश्न तो जरूर रहेगा, और आपके कोहलबर्ग से भी रहेंगे और वाइगोट्स्की से भी रहेंगे। वाइगोट्स्की और पियाजे का वीडियो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट दिसंबर मंथ में लेके आने का, और कोहलबर्ग का हमने वीडियो बना दिया है, लेकिन कोहलबर्ग का आज आलोचना के बारे में हम स्पेशल कुछ बताने जा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे जरूर सुनिएगा ध्यान से। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है। ये बहुत सारे कथन है, इसमें सही कौन सा है ये आपको चूज करना है। मैं बता दूं यहां पे कि इसका आंसर डिफरेंस हो सकता है अदर आंसर के जैसे, यानी इसका आंसर जब मैं दूंगा तो आप अगर कोई गाइड पढ़े रहेंगे तो उससे डिफरेंस हो जाएगा। मैं ऑफिशियल आंसर बता रहा हूं सीटेट का।
तो जिन पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतरता होती है। चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा, देखिए मैं बता दूं कि जिन पियाजे ने क्या किया है, संज्ञानात्मक विकास, यानी ये भी विकास के सिद्धांत बताए हैं। उस विकास का सिद्धांत क्या नाम क्या है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो उन्होंने इसे 4 चरणों में बांटा है, स्टार्टिंग से बांटा है, प्रत्येक का एज भी निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं कि चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा, यहाँ पे मना किया जा रहा है कि चरणों में आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन आप वास्तविक रूप से देख रहे हैं कि चरण का उसका एज भी लिखा है कि 0 से 2 यहाँ, 7 से 11 ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसे करके 4 चरणों में उसे बांटा गया है। कह रहा है कि चरण में ये आगे नहीं बढ़ता है, इसको हम काट देंगे। बहुत सारी बुक में यही आंसर दिया होगा, लेकिन देखेंगे तो ये गलत है। इसके बाद पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण, ये तो मैं पहले ही कर दूंगा, 4 हमने बताया ना, तो 4 स्पष्ट चरण है। किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर है। चौथा है बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। कोई ये भी मैं ऑप्शन काट दूंगा क्योंकि संस्कृति के बारे में ज्यादा चर्चा तो वाइगोट्स्की की है, वो उनके साथ जाके चिपके तो अच्छा है। तो उसके आधार पे चरणों को क्रम बदला नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे एज एक तरह से फिक्स किया गया है। जैसे अगर मैं बात करूं कि पहला इनका जो चरण है वो है इंद्रजनित गामक, तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि जो इंद्रजनित गामक में छोटा सा बच्चे के बारे में बताया गया है कि कपड़े को खींच लेता है अपने पास और खिलौने के पास ले लेता है, तो उस अवस्था में ऐसा करता है को क्या बड़ा होके या किसी और के साथ इसको बैठाया जा सकता है? नहीं बैठाया जा सकता, का ऑप्शन में काट ही दूंगा, इसमें कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर है। ये चरण क्या है? स्थिर, एक के बाद एक आएगा ही, उसका एज लिमिट है, उसमें वो चेंजेस होते ही है, इसीलिए तो वो फिक्स है, इसीलिए तो वो सीटेज में पूछा जाता है। फिक्स नहीं होता तो क्यों पूछा जाता है? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर आपका 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 13, जिन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि पहला है वन जीवन और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। इसको मैं काट देता हूं, पियाजे ने इस बारे में कुछ ऐसा नहीं कहा है, तो मैं काट दूं, वो तो बच्चों के बारे में बताया, तो ये कहां से आ गया। अगला है कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। इसको मैं रखता हूं थोड़ी देर। परिकल्पना पे विधिवत परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है, इसको भी मैं काटूंगा क्योंकि इसके बारे में भी जीन पियाजे ने कुछ नहीं कहा है कि परिकल्पना पे विधिवत परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है, ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं कहा है। चौथा है दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। ये तो पूरा उटपटा सा है पियाजे के बारे में। देखिए यहाँ पे एक है कुछ भौतिक गुण धर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। यहाँ संरक्षण यानी एक तरह से रक्षण, एक जगह से एक तरह से स्थिर रखना, स्थिर रखने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे बाहरी आकृतियां बदल जाए लेकिन भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे बातचीत हो सकती है कि जिन पियाजे के अनुसार संरक्षण से तात्पर्य केवल बाहरी बदलाव से, केवल बाहरी बदलाव से, जबकि भौतिक गुणधर्म पहले से ही वही रहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं कि बच्चे को अगर दिखाइएगा लंबे सुराही में, लंबे मतलब बर्तन में उसमें पानी डाल दीजिए, को देखेगा बच्चा कहेगा कि इसमें तो बहुत ज्यादा पानी है, लेकिन वही पानी आप चौड़े बर्तन में डालिएगा तो कहेगा उसमें कम पानी है। तो ये चीज होता है कि भौतिक गुण तो वही रहते हैं लेकिन बाहरी आकृतियां उसमें बदल जाती है। तो ये चीज पियाजे ने बताया है, जिन पियाजे का द्वारा प्रस्तुत संरक्षण का प्रत्यय यही है। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अगर इसका शॉर्ट ट्रिक्स देखा जाए, ये देखिए शॉर्ट ट्रिक्स कभी काम नहीं करता है। इसी क्वेश्चन में आगे हम जब दिखाएंगे तो वहां पे आप देख सकते हैं कि वहां पे शॉर्ट ट्रिक्स आपका काम नहीं करेगा। ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स देखिएगा तो ये काम कैसे करता है, कोई यहाँ देखिए, इसमें यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, ये 2 4 है, तो जाहिर सी बात है कि 4 वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। दोनों 4 यहाँ है, 2 2 ये ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 1, तो ये मेरा आंसर सही हो जाएगा। देखिए ये 2 बार 5 है, यहाँ 2 1 है, को 3 नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा, ऐसे टिक कीजिएगा। तो लेकिन गार्डनर, हावर्ड गार्डनर को याद कर लीजिए, बहुबुद्धि सिद्धांत इन्होंने बताया है। हावर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत, हावर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके साथ ही बता देता हूं कि इन्होंने जो बुद्धि के प्रकार बताया है, 9 बुद्धि के
प्रकार बताया है, और अंत की अवस्था क्या हो जाती है, यानी आगे चल के उस तरह का बुद्धि जो बचपन में पाया जाता है आगे चल के वो क्या बन जाता है, उसके बारे में ये चर्चा है। तो इसकी चर्चा से संबंधित हमेशा प्रश्न आता है। तो वो 9 प्रकार के कौन कौन से हैं वो सारे हम बता देते हैं। जैसे में अगर बात की जाए, ये नंबर संगीतात्मक। संगीतात्मक किसके साथ जाएंगे, जो संगीत से जिनको प्रेम होगा, जो संगीत से रिलेटेड होगा, वो क्या हो जाएगा, संगीतात्मक हो जाएगा। तो इसको डाल दीजिए किसके साथ, इसके साथ, 4 नंबर के साथ, वायलिन वादक के साथ। इसके बाद भाषिक, यानी जो भाषा को जानता हो, जो भाषा को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करे, जिसकी भाषा हमें बहुत अच्छी लगे, यानी वो क्या हो जाएगा, आपका कवि, यानी ये सामने आ गया। इसके बाद स्थानिक। तो स्थानिक किसे कहेंगे, तो स्थानिक उसे कहते हैं जो कल्पना करे, जो मानसिक कल्पनाओं से निर्मित करे कुछ, जैसे वह मूर्तिकार होता है, जो स्थानिक चित्र बनाता है, उसे हम कहते हैं क्या, स्थानिक। ये इसके साथ हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि अंतर्वैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है चिकित्सक से संबंधित है, ये इसके साथ आएगा, ये चिकित्सक से संबंधित है अंतर्वैयक्तिक। इसे हमेशा याद रखिएगा, नहीं होगा तो कॉपी में आज नोट कर लीजिए। तो ये हुए आपके 4। यहां बचते हैं एक ऑप्शन, वो है खिलाड़ी। तो खिलाड़ी किसके साथ जाएगा, खिलाड़ी में क्या होता है, खिलाड़ी में तेजी होती है, गति होता है। पायलट में क्या होता है, उसमें भी गति होता है। सर्कस में भी गति होता है। अगर कोई डांस करता है, अपने शरीर को हिलाता है, उसको बैलेंस करता है, गति करता है, तो जो गति में अपने शरीर हो चाहे कुछ भी चीज का गति को बैलेंस करे, उसको हम कहते हैं शारीरिक गतिक बुद्धि। क्या कहते हैं, शारीरिक गतिक बुद्धि। यानी इसका 5वां अगर देखा जाए, 1 2 3 4 है, तो 5वां में लिखे शारीरिक गतिक बुद्धि। इसमें हमेशा याद रखिएगा जो पायलट, खिलाड़ी, नृत्य वगैरह, मतलब जो गति पे कंट्रोल करता हो उसे हम कहते हैं शारीरिक गतिक बुद्धि। इसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं, तार्किक गणितीय बुद्धि। जो गणितीय की गणनाओं वगैरह करते हैं उसे तार्किक गणितीय बुद्धि कहते हैं। कौन कर लेगा, आपका इंजीनियर कर सकता है। तो इंजीनियर वगैरह एग्जांपल आएंगे, किसके साथ जाएंगे, तार्किक गणितीय बुद्धि पे जाएंगे। इसके बाद अगला है अंतःवैयक्तिक। अंग्रेजी में इसे कहते हैं इंट्रापर्सनल। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, इससे पहले हम लोगों ने चर्चा किया था अंतर्वैयक्तिक का, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इंटरपर्सनल, INTERPERSONAL, इंटरपर्सनल, अंतर्वैयक्तिक, जो संबंधित था चिकित्सक से। लेकिन अब हम चर्चा जो कर रहे हैं वो अंतःवैयक्तिक है, जो इंट्रापर्सनल है, INTRAPERSONAL। तो ये किससे संबंधित होगा, यानी आगे चल के अंत अवस्था में क्या बनेंगे, तो ये दार्शनिक बनते हैं तथा आध्यात्मिक नेता बनते हैं। दार्शनिक तथा आध्यात्मिक नेता बनते हैं अलग से। इसके बाद 1998 में 8वां प्रकार इसमें जोड़ा गया, जिसका नाम है प्रकृतिवादी बुद्धि। उसको क्या कहते हैं, प्रकृतिवादी बुद्धि। इसमें पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से ये संबंधित होते हैं। जब भी पेड़ पौधे और जीव जंतु संबंधित कोई प्रश्न यूज हो जाए तो समझिएगा वो प्रकृति से संबंधित है, और उसे हम कहते हैं प्रकृतिवादी बुद्धि। इसके बाद 2000 में एक और नाम जोड़ा गया, अस्तित्ववादी बुद्धि। अस्तित्ववादी बुद्धि में होता है जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, ये क्या होते हैं। तो इसके बारे में जब बातचीत हो जाए तो समझ जाइएगा अस्तित्व के बारे में बात कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं अस्तित्ववादी बुद्धि। इसे 2000 में जोड़ा गया और 1998 में प्रकृतिवादी बुद्धि को जोड़ा गया। तो ये सारे कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। टोटल 9 है और इसे नोट करके हमेशा रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न सीटेट पेपर 2 में तो आना लगभग निश्चित ही होता है। इसके बाद हम बात करते हैं लेव वाइगोट्स्की के विषय में। तो लेव वाइगोट्स्की के अनुसार क्या है, तो वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया करने का भाषा में विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा है भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। तीसरा है भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है। यहां बहुत कम होती है इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। लेकिन जब भी वाइगोट्स्की से संबंधित ऑप्शन आएंगे वहां संस्कृति वाला अगर आपका ऑप्शन आता है, संस्कृति रहता है, यहां कम के कारण ये गलत हो गया है। संस्कृति वाला शब्द आ जाएगा तो उसे आप टिक कर सकते हैं, ये ट्रिक है एक। इसके साथ ही मैं कुछ बता दूं वाइगोट्स्की के बारे में। वाइगोट्स्की का सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। उसमें एक भाग है समीपस्थ विकास का सिद्धांत, ZPD। तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट संप्रत्यय यूज किया जाता है जिसे हम कहते हैं स्कॉफ फोल्डिंग। स्कॉफ फोल्डिंग मतलब होता है सहारा देना।
जैसे में बच्चा किसी समस्या का समाधान के लिए किसी वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में कार्य करता है, उसे स्कैफ फोल्डिंग कहते हैं। यानी कोई भी समस्या हो तो समस्या के समाधान के लिए किसी वयस्क या साथी के मार्गदर्शन में, यानी कोई वयस्क है या कोई साथी है उसके मार्गदर्शन में, उसकी उपस्थिति में कार्य करता है, तो वो आपका स्कैफ फोल्डिंग कहलाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट था। इसके साथ ही मैंने दो नाम बताए, समीपस्थ विकास का सिद्धांत तथा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, साथ में ZPD, इसके साथ ही स्कैफ फोल्डिंग इससे संबंधित है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे चीज नाम याद करना है तो याद कर लीजिएगा, लिखना है तो जरूर लिख लीजिएगा। इसके बाद चौथा ऑप्शन है, बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं, और ये ऑप्शन में काट दूंगा। और इसके बाद अगर सही ऑप्शन देखा जाए तो भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। अगर इसी में बात की जाए तो थोड़ा सा बात हम यहाँ पे चर्चा कर लेते पियाजे के बारे में। पियाजे ने निजी भाषा को आत्म केंद्रित तथा अपरिपक्व माना है। किसने माना है? को पियाजे ने माना है। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है आपका, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? को इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, सारे ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूं, साथ में इनके जो आलोचना है, टोटल आलोचना भी मैं आपको समझा देता हूं। देखिए ऑप्शन नंबर 4 इनका सही है। कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा, यानी उसी पे डिपेंड रखा, केवल पुरुषों पे। इसके साथ ही मैं उनके बारे में कुछ और भी बता देना चाहता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके आलोचना के बारे में। आलोचना के बारे में जैसे में अगर बात की जाए तो जब भी पुरुष की चर्चा हो जाए तो यहाँ पे इनकी आलोचना की जाती है कि केवल उनका पुरुष पे डिपेंड है। साथ में बता दूं कि उन्होंने पुरुष और स्त्रियों के बारे में देख के चर्चा नहीं की है। इसके साथ ही संस्कृति, यानी सभी तरह की संस्कृतियों का भी इन्होंने अनदेखा किया है, और संज्ञानात्मक जो विकास की जो चर्चा ऊपर में हुई थी उसकी भी अनदेखा इन्होंने किया है। संज्ञानात्मक विकास पे कोई बल इन्होंने नहीं दिया है। अगर देखभाल की दृष्टि से देखा जाए तो इस पे भी उन्होंने बल नहीं दिया है। साथ में परिवार की भी इन्होंने अनदेखी की है, जैसे माता पिता दोस्त जो होते हैं इसकी भी इन्होंने अनदेखी की है। तो इस तरह के भी ऑप्शन आते हैं तो वो आपके सही हो जाएंगे। कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क पर विशेष बल दिया है। तो आज हम कोहलबर्ग के बारे में थोड़ा सा जाने, इसके साथ ही हम कुछ पियाजे के बारे में जाने, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपको मैंने बताया बहुबुद्धि के बारे में, उसे जरूर लिख लीजिएगा, नहीं तो रिवाइंड करके वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। अगर आप किसी अपनी खास दोस्त को देना चाहते हैं तो उन्हें शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।